हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, पाकिस्तानी क्रिकेट जिस जगह पे खड़ी है ना, आप कभी नहीं समझ सकेंगे कि इधर क्या होता है क्या नहीं होता, क्या मैनेजमेंट है इनकी, क्यों लोग बैठे हुए हैं। सीरियसली सीरियसली ये पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड से भी ज़्यादा इनका लेवल गिर चुका हुआ है, क्योंकि हमारे फाइनली टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गई है और हमारा जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ आ रही है तो उसके अंदर हमारे कैप्टन तो शान मसूद होंगे। फ्रॉम द नो वेयर सऊद शकील जो है इस टीम के वो नाइब कैप्टन होंगे। वो वाइस कैप्टनसी है वो कैसी करेंगे वो अब हमें इस सीरीज़ में ही देख के पता चलेगा। और वो कैप्टनसी भी करने के लिए जा रहे हैं उस टीम के जिसके अंदर एक टाइम में 3-3 4-4 कैप्टन है। अब इसके अंदर हमारे बाबर आजम भी सिलेक्टेड है और इसके अंदर हमारे शाहीन अफरीदी भी सिलेक्टेड है, इसके अंदर हमारे मोहम्मद रिजवान भी सिलेक्टेड है, इसके अंदर शान मसूद भी सिलेक्टेड है, इस टीम के अंदर सऊद शकील भी शामिल है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एशियन क्रिकेट जो सी है वो पिचेस के ऊपर मैच हो रहे हैं और हमने सिर्फ एक प्रोफेशनल किस्म का जो है वो बॉलर खिलाया है और वो इब्रार अहमद है। उसके अलावा हमें कोई और बंदा नहीं मिला और ये वो बंदा है जिसको जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने सेलेक्ट किया था, ये इंजर्ड होकर बाहर बैठ गया था और इसने पूरी टेस्ट सीरीज जो सी ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इसको वीज़ा मिला था, बाकी इसने सीट पे बैठ के गुजारी थी। वो इसके पासपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग चुका है, अब ये वहाँ पे भी आराम से जा सकेगा। अगर खुदा ना खास्ता इसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है भाई ये वहाँ पे जाके खेलेगा क्रिकेट, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम कोई प्रोफेशनल स्पिनर की बात करो ना, मुझे भी दिखाओ देख के, मैं क्योंकि इस पूरी टीम मेरे आगे ये पड़ा हुआ है मोबाइल, मैं इस पूरी मोबाइल के अंदर देख रहा हूँ यार कि कौन सी ऐसी हमारी इस टीम में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ उतारना है। बांग्लादेश ने वहाँ से हिल के आया ना शकीबुल हसन को जो उनका प्रोफेशनल स्पिनर है। इसके अलावा भी उनके 2-3 अच्छे स्पिनर हैं जो जिस तरह के वो मेहंदी हसन है वो भी अच्छी स्पिन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक इब्रार अहमद बस, इसके अलावा कोई और स्पिनर ही नहीं है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो ठीक है, शान मसूद को कैप्टनसी देना एक अच्छा जो सा है वो इन्होंने काम किया। बाकी जिस तरह की टीम है, और मुझे सबसे ज़्यादा ना अपनी टीम के अंदर पॉलिटिक्स ही सताती रहती है, मेरे जेहन के अंदर हमेशा यही बैठा रहता है कि यार ये बंदे जो से ना अपनी टीम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खेलते, ये खेलते हैं सेल्फ रिकॉर्ड के लिए और अपने लिए। और जो बंदा अपने लिए खेलता है ना भाई उसके साथ ऐसे ही होता है जो हमारी टीम के साथ अभी हो रहा है बड़े अरसे से। तो देखते हैं हमारी टीम मैचेस में क्या करेगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन है ना वो इस चीज़ के ऊपर है कि भाई आपके पास 17 प्लेयर्स अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो 17 प्लेयर कम से कम आप इस तरह की सिलेक्ट करो ना यार कि जो आपको कि हाँ यार ये बेहतरीन प्लेइंग 11 में इसमें से निकल सकती है। जब आप 17 प्लेयर सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपके लिए भी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी कि आपने खिलाना किसको है बिठाना किसको है। यार 14-15 लड़के बहुत होते हैं भाई, 14 लड़के मेरे ख्याल से तो इनफ होते हैं आपको टीम की सिलेक्शन के लिए। अब 17 लड़के आप खिला लोगे, सबको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे, सबको आप बेंचेस पे बिठा दोगे, ओ भाई 6 बंदों को बाहर बिठा के करना क्या आप लोगों ने। जब 6 बंदे आपके टीम से बाहर बैठे होते हैं ना और जब वो पवेलियन एंड पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं और ख़ासतौर पे टेस्ट मैच देख रहे होते हैं तो 1 2 3 4 5 दिन उनका ना बाहर बैठे बैठे ना जेन ख़राब होने लगते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ना टीवी पे बैठ के जाता है कि भाई बाहर प्लेयर जो से वो सो रहे थे ड्यूरिंग द मैच तो फलां ने आके ये कह दिया फलां। ओ भाई जब आप 6 एक्स्ट्रा बंदे सेलेक्ट कर लोगे तो जिनका कोई काम ही नहीं उस जगह पे, कम से कम उनको टीम से बाहर रह के जहाँ पे वो ए लिस्ट के मैच खेल देते हैं उनको वो तो खेलने देते, लेकिन आपने नहीं, उनको आपने 17 को सिलेक्ट कर लिया और आपने किसको चांस देना है इसके अंदर। मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूँ भाई कि पहले टेस्ट के अंदर से ना शाहीन अफरीदी बैठेगा, उसके बाद ना ही आपका क्या कहते हैं बाबर आजम बैठेगा और ना ही आपका रिजवान बैठेगा। सऊद शकील आपके वैसे ही वाइस कैप्टन है और आपके शान मसूद तो वैसे ही कैप्टन है। तो शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, और अगर 6 तो ये हो गया, अगर इब्रार हो गया 7। अब 7 प्लेयर तो आपके बिल्कुल सिलेक्टेड है। बाकी आपने 10 प्लेयरों के अंदर से कौन से 4 प्लेयर निकालने हैं। अब 10 बंद जो प्लेयर पीछे बैठे होंगे ना तो वो तो यही इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद इधर ना पर्ची वाला सिस्टम ही है, हमारी पर्ची चल जाएगी और हम आगे आ जाएंगे। तो पता नहीं कौन लोग हैं यार, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये लोग मेरी समझ से बाहर है और ये क्या करेंगे आने वाले दौर में कुछ भी नहीं हम कह सकते। हमारी क्रिकेट को ना अल्लाह तवक्कल चीज़ लेके चल रही है और वो है हमारी 25 करोड़ माम की दुआएं। हम यहाँ पे बैठ के दुआएं करते रहेंगे और वही दुआएं अगर तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, बादल बुदल ना हुए, हमारे रडार जो हैं डायरेक्ट लिंक हुए, तो हम वो सीरीज़ या वो मैच या वो टूर्नामेंट जीत भी जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमारी दुआएं काम ना की तो आपको इस टीम से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम से कभी भी कोई उम्मीद ना रखो।
हाँ, इसके अंदर ना अगर मैं किसी अच्छी सिलेक्शन की बात करूँ ना, तो मुझे जो सिलेक्शन अच्छी लगी है वो हुरैरा की लगी है कि हुरैरा जो उनसे बैट्समैन वो अच्छे हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया लिस्ट ए में। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर सताया जा रहा है कि इनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि इस प्लेयर को अगर आपने टीम में सेलेक्ट किया तो कम अज़ कम आप उस बंदे को चांस भी दो। अब हुरैरा को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद, हाँ सिलेक्शन अच्छी है मुझे लगी है मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली भी वो बॉलर है जिनका मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा था कि हमें कोई अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए जो हमारी टीम के साथ मर्ज हो और आगे आने वाली सीरीज़ भी खेले। लेकिन फिर वही बात है, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के होते हुए एशियन विकेट के ऊपर, वो भी पाकिस्तान के फटा विकेट के ऊपर मोहम्मद अली को खिलाना कितने की अक्लमंदी होगी, ये तो अब सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा। तो खैर यार, हम इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो फाइनली हमारे जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान के अरशद जो हैं वो पहुंच चुके हैं। हम उनके लिए क्लैप भी करते हैं कि भाई हमारे 7 लोग सिर्फ पूरे ओलंपिक्स में गए थे पार्टिसिपेशन के लिए, और ये एक वाहिद बंदा है, और ये बड़े अरसे से वाहिद बंदा ही है जिससे हमें उम्मीद लगी रहती है कि यार ये कुछ करेगा। बाकी हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं और यहाँ पे हमारे प्लेयर कैसे हैं और उनको कोचिंग देने वाले कैसे हैं, तो हम किसी से कोई उम्मीद रखते ही नहीं है। जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, क्रिकेट से रिलेटेड भी कोई उम्मीद ना रखना। देखो हमें कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन वहाँ पे ओलंपिक्स में कौन से प्लेयर गए कौन से नहीं गए, इसी तरह का तुम्हें क्रिकेट से भी लिंक करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई तुमने ना अपने अज़दवाज जो से या वो रिश्ते इसी किस्म के बनाने पड़ेंगे क्रिकेट से भी, ताकि तुम लोग ना देखो और वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो फाइनली अरशद साहब जो हैं वो फिर से एक मरतबा फाइनल में पहुँच चुके हैं, और जिनका मुकाबला अब होगा हमारे जो नेबरहुड में है नीरज चोपड़ा से। और नीरज चोपड़ा भाई पता नहीं कौन सी AK-47 की बाजू लेके बंदा पैदा हुआ है भाई, उसकी तो थ्रो ही नहीं रुक रही। जिस तरह की उसकी थ्रो है वैसी मैं कहता हूँ किसी की थ्रो नहीं है। और ये बंदे से मुझे उम्मीद है, बहुत हद तक उम्मीद है कि भाई ये कोई इस मरतबा रिकॉर्ड भी बना देगा और कम से कम गोल्ड तो ये लेके जाएगा ही जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे अरशद साहब हमारे लिए क्या यहाँ पे लेके आते हैं। उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। मेरा तो दिल यही चाहता है कि साथ देना, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा तो दिल यही चाहता है कि यार कोई एक आधा ही गोल्ड हमारे हाथ लग जाए। टोटल 7 प्लेयर थे, अगर 7 में से अगर एक गोल्ड हमारे हाथ लगता है तो ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा और ये भी रिकॉर्ड होगा दुनिया में। तो खैर अब ये हमें पता चलेगा जब ये मुकाबला होगा। तो हमारे लिए तो हम तो यही दुआ करते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छा हो और कम से कम इनके पास मेडल के अंदर एक और इजाफा होना चाहिए अरशद साहब के लिए। तो अगर इसके अलावा एक दुखी खबर भी है भाई, दुखी इस हमारे लिए तो इतनी नहीं है, इंडिया के लिए ज़्यादा है कि फाइनली पोगाट की जो बेटी है जिनको हमने दंगल में देखा था, वो दंगल मूवी की वाली नहीं जो रियल उसकी करैक्टर है, तो उनकी जो सी है फीमेल जो सी है पोगाट, वो फाइनल मैच से कोई कुछ देर पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और डिस्क्वालीफाई की रीज़न ये है कि भाई शायद उन्होंने कुछ डाइट इस तरह की ले ली है इन दिनों में कि उनका वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम। यार 100 ग्राम क्या होता है, मेरे ख्याल से जो हम यहाँ पे बर्गर खाते हैं ना पैटी, वो उसकी पैटी जो उनकी 120 ग्राम होती है, तो उसका सिर्फ 100 ग्राम वेट, मतलब कि उस पैटी से भी कम वेट बढ़ा है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि भाई अगर आप जाके बात करें उनसे अगर कुछ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता जिस तरह की ओलंपिक्स होती है, जिस तरह की इनकी स्ट्रिक्ट डाइट होती है और जिस तरह की स्ट्रिक्ट प्लानिंग चल रही होती है इनकी, तो इनके लिए कुछ होगा। अगर उनको डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया तो वो फाइनली डिस्क्वालीफाइंग है, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी भाई, ये फाइनल खेलने के लिए जा रही थी। अब डिस्क्वालीफाई होगी वो उनकी अब बैड लक कह लें भाई, अगर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए तो इतनी न्यूज़ है, बाकी देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में हमारे अरशद भाई क्या करेंगे और इंडिया और कितने मेडल लेगा और आगे क्रिकेट में कौन सी सीरीज़ आती है जिसको हमने फॉलो करना है। तो भाई आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।